मिल गया। भूगोल 5 मार्च को आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मिल गई। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। भूगोल का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो कि कक्षा 12 में है। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिए प्रश्नों की श्रृंखला क्या दी गई है आप लोगों को। अति लघु लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पर डिस्टेंस आपको लाभान्वित करने वाला है। तो इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। कृषि घनत्व क्या है? देखिए डिस्टेंस कहते हैं हम लोग एग्रीकल्चरल डेंसिटी क्या होता है। देखिए यहाँ पर कहा जाता है, अगर कृषि घनत्व के बारे में देखिए तो प्रति वर्ग मील या प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोगों की संख्या को कृषि घनत्व कहते हैं। देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर में या प्रति वर्ग मील में, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग काम कर रहे हैं, यानी कितने किसान लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, कितने लोग उसमें क्षेत्र में लगे हुए हैं, उस कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं, जब उसका अनुपात निकालते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं कृषि घनत्व कहते हैं। ठीक है, अर्थात कृषि में लगी जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात को ही कृषि घनत्व कहते हैं। देखिए कृषि में लगी हुई कुल जनसंख्या टोटल निकाल लेंगे और कुल कृषि क्षेत्र का जितना अनुपात होगा उसको ले लेंगे और जो इसका अनुपात निकल के आएगा उसी को हम लोग कहते हैं कृषि घनत्व। देखिए यहाँ पर दिखाया गया आपको समझाने के लिए कृषि घनत्व के बारे में। देखिए बताया गया, ये फार्मूला हो गया आप लोग का। कृषि में संलग्न जनसंख्या, कृषि घनत्व का मतलब हो गया इज इक्वल टू कृषि में संलग्न जनसंख्या हो गई और कृषि क्षेत्र। ठीक है ना, कृषि में संलग्न जो जनसंख्या उसको लिखा गया और बटे में जो है कृषि क्षेत्र लिया जाएगा, कितने क्षेत्र पर काम हो रहा है। ठीक है, तो ये कहलाता है अनुपात जो होता है उसे ही हम लोग कहते हैं कृषि घनत्व। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट मार के इसे तैयार करके जाइएगा और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, 2024 में यदि आप बैठने वाले हैं, 2025 में यदि आप बैठने वाले हैं तो ये ड्यूरेशन सदाबहार प्रश्न है और हर बार किसी न किसी सेट में देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है ड्यूरेशन, जो इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग के लिए बनाई जा रही है, इतना ज़बरदस्त परिश्रम हो रहा है, तो इसको यदि आपने शेयर नहीं किया तो ये पूरा परिश्रम मेरा व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है ड्यूरेशन, मेरा और मेरी टीम की पूरी ये जो परिश्रम है फ्लॉप हो जाएगी, तो इसे ज़बरदस्त तरीके से शेयर कीजिए। समझ लीजिए इतने पन्नों का यूज़ करना और इतने लेखनी का कार्य करना तो ये बहुत कठिन काम है ड्यूरेशन, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर सामूहिक कृषि का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन कलेक्टिव फार्मिंग। देखिए कलेक्टिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग सामूहिक कृषि कहते हैं ना। देखिए सामूहिक कृषि में क्या होता है डिस्टेंस, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो होता है, यानी उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता है वो संपूर्ण समाज एवं संपूर्ण श्रम पर आधारित होता है। ठीक है ना, जो सामूहिक कृषि होती है तो उत्पादन के जितने भी साधनों का स्वामित्व होता है वो संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। मतलब उसमें सभी लोगों की एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत होती है। ठीक है डिस्टेंस, तभी वो जो कृषि होती है उसकी सार्थकता सिद्ध हो पाती है। ठीक है ना, जिसको हम लोग कह रहे हैं सामूहिक कृषि। ठीक है, सभी कृषक क्या करते हैं, अपने संसाधन, यानी सभी कृषक जो होते हैं अपने संसाधन, जैसे भूमि की बात हो गई, पशुधन की बात हो गया, एवं श्रम को मिलाकर जो है कृषि कार्य करते हैं। जो भी किसान होते हैं, कृषक होते हैं, वे सभी लोग जो हैं एकजुटता दिखाते हैं और उस एकजुटता के द्वारा जो है वो भूमि, पशुधन और श्रम को मिलाकर जो है उस कृषि को करते हैं, जिसमें सभी लोगों का समभाव दृष्टि से सहयोग होता है, उसको हम लोग कहते हैं सामूहिक कृषि। ठीक है, ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में भी रखते हैं। देखिए थोड़ा सा क्या करते हैं डिस्टेंस, ये लोग अपने अधिकार में भी रखते हैं ताकि इनकी भी जो व्यवस्थाएं हैं वो उनके सुचारू रूप से वो चलती रहें। ठीक है ना। देखिए सरकार उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है एवं उत्पादन को सरकार ही निर्धारित मूल्य पर खरीदती है। देखिए सरकार उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य जो है निर्धारित करती है। ठीक है, और उत्पादन को जो है सरकार ही निर्धारित मूल्य जो करती है उसी मूल्य पर वो उसको खरीद लेती है। कृषि का यह प्रकार जो होता है डिस्टेंस पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था। पूर्व सोवियत संघ, जो सोवियत संघ था, अब सोवियत संघ का तो विघटन हो चुका है। ठीक है ना, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे रूस, यूक्रेन, बेलारूस, ये सभी जो तमाम उसके जो देश अपने उभर कर आए हैं सामने। तो पूर्व सोवियत संघ में देखिए प्रारंभ हुआ था कौन, कृषि का यह जो प्रकार था, कौन, सामूहिक कृषि जो मुख्य रूप से देखने को मिला था वो कहाँ, सोवियत संघ में था। ठीक है, जहाँ इसको कोलखोज, देखिए कोलखोज नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, कोलखोज नाम दिया गया था इसका। ठीक है ना, कब दिया गया था, सोवियत संघ में जब ये था कृषि, इस प्रकार की कृषि होती थी। तो कौन सी कृषि, सामूहिक कृषि। ठीक है, तो सामूहिक कृषि, इस प्रकार से आप सामूहिक कृषि के बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए एक से बढ़कर एक प्रश्न। देखिए फिर देखिए, अब देखिए क्या ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, 4/3 आर्थिक क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए ना। 4/3 आर्थिक क्रियाकलापों का जो है उल्लेख करना है।
देखिए यहाँ पर तृतीय क्रियाकलाप का मतलब क्या होता है। तृतीय क्रियाकलाप जो होता है या कार्यकलाप जो होता है वो उस प्रकार का क्रियाकलाप होता है जो किसी मूर्त वस्तु का उत्पादन न कर केवल सेवा प्रदान करता है। ठीक है, किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता है बल्कि सेवा प्रदान करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। क्या कहते हैं, तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं उसको हम लोग, क्या, जो किसी उत्पादन को नहीं तैयार करता है बल्कि अपनी तरफ से सेवाएं जो होती है सेवा प्रदान करता है, उसको हम लोग कहते हैं तृतीय क्रियाकलाप। देखिए मिस्त्री हो गया, इसमें देखिए मिस्त्री हो गया, जैसे मिस्त्री काम करने वाले होते हैं, मकान बनाने वाले, घर बनाने वाले, जो भी तरीके के काम कर रहे हैं आप, मिस्त्री हो गए, तो वो क्या कहलाते हैं, वो तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। देखिए प्लम्बर की बात हो गई, रसोइया की बात हो गई, वकील की बात हो गई, शिक्षक देखिए हो गए। ठीक है ना, तो आदि के जो व्यवसाय होते हैं सम्मिलित हैं। देखिए व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, प्रशासन हो गया, मनोरंजन हो गया, संबंधित कार्य एवं सेवाएं जो होती हैं ये भी तृतीय क्रियाकलाप में ही आते हैं। वास्तव में तृतीय क्रियाकलाप जो है वो एक प्रकार से क्या है, सेवाएं। वास्तव में देखा जाए तो तृतीय क्रियाकलाप के बारे में अगर कोई पूछे तो देखा जाए तो व्यक्ति के द्वारा या टीम वर्क के द्वारा, सदस्य के द्वारा जो किया गया जो सेवा होता है, जो सेवा के उद्देश्य से काम किया जाता है, ठीक है ना, उसको हम लोग तृतीय क्रियाकलाप में देखते हैं। इसमें देखिए व्यापार, परिवहन, संचार, प्रशासन, मनोरंजन संबंधित जितने भी कार्य और सेवाएं होती हैं, इसमें देखिए मिस्त्री का काम हो गया, प्लम्बर हो गया, रसोइया हो गया, वकील हो गए, शिक्षक हो गए, तो ये सभी का जो व्यवसाय होता है इन सभी को हम लोग तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो है ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। चलिए मिल गया, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। भूगोल का यदि पेपर बनेगा तो बिना इस पेपर के बन ही नहीं सकता, बिना इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो इस पेपर को आप लोग याद रखिए, डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन बर्थ रेट एंड फर्टिलिटी एंड डेथ रेट मोर्टिलिटी। ठीक है, तो बर्थ रेट और डेथ रेट का बीच में जो डिफरेंस है उसको हम लोग को बताना है। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको समझते हैं। देखिए किसी देश में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या, देखिए देश में, किसी भी देश में देखा जाए तो एक वर्ष में प्रति 1000 बच्चों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को हम लोग जन्म दर के माध्यम से देखते हैं, और मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है ना, देखिए प्रति 1000 एक वर्ष में देखा जाए तो प्रति 1000 बच्चों पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो जीवित पैदा हो रहे हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि मर जा रहे हैं। तो जीवित वाले बच्चों को कहते हैं हम लोग क्या, जन्म दर की बात करते हैं, और मरने वाले बच्चों की संख्या देखिए जो अनुपात निकालते हैं हम लोग उसको हम लोग मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। भाई जाहिर सी बात है, पैदा होने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और मरने वालों की संख्या कम रहेगी, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या में इस पॉजिटिव देखा जाएगा, वृद्धि देखने को मिलेगा, बहुत ही तेज़ी से जनसंख्या बढ़ेगी। और यदि जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाएगा तो जनसंख्या में ह्रास हो जाएगा, यानी जनसंख्या में कमी देखने को मिलेगा। ठीक है डिस्टेंस, तो ये मुख्य रूप से हो जाएगा यहाँ पर दोनों में डिफरेंस। देखिए जन्म दर में केवल क्या होता है, जन्म लेने दर में जन्म लेने वाले बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। देखिए जन्म दर में क्या होता है डिस्टेंस, जन्म दर में मच्छर भी ज़बरदस्त तरीके से परेशान कर रहे हैं, ये भी सब भी अब गर्मी का सीज़न धीरे धीरे आ रहा है ना, सब भी छेगट बचाएंगे लोग गाना, अजीब अजीब गाना गा के। यदि जन्म दर मृत्यु दर से कम है तो देखिए जनसंख्या में ह्रास होगा। जन्म दर में केवल क्या होता है डिस्टेंस, जन्म लेने वाले बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। देखिए जन्म दर में क्या होता है, जीवित बच्चों का क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, किंतु मृत्यु दर में क्या होता है, सभी आयु की जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो जो मृत्यु दर होता है उसमें हम लोग सभी लोगों को निकालते हैं, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, ठीक है ना, जितने लोगों की बात होती है उसमें। लेकिन जन्म दर तो बात होता है भाई, तो जन्म दर मतलब छोटे बच्चे की ही बात होगी, तो जन्म दर की बात होगी। यहाँ पर देखिए सभी आयु वर्ग की बात नहीं होती है जन्म दर में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मृत्यु दर में जो होता है वो मुख्य रूप से सभी क्या होगा, सभी आयु वर्ग के लोगों के बच्चों की बात होगी। ठीक है ना, सभी वर्ग आयु लोगों के बच्चों, बड़े बूढ़ों की सबकी बात होगी। तो जन्म दर एवं मृत्यु दर समझ में आया ना। तो प्रति 1000 पुरुष पर जो है, प्रति 1000 बच्चों पर जो है जीवित बच्चे जो जन्म लेते हैं उनको हम लोग जन्म दर कहते हैं, और प्रति 1000 बच्चों पर मरने वाले लोगों का जो अनुपात बन के निकल कर आता है उसे हम लोग मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, जन्म दर यदि कम है और मृत्यु दर ज़्यादा हो गया तो जनसंख्या में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, और जन्म दर ज़्यादा हो गया, मृत्यु दर कम हो गया
तो उस केस में क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलेगा। ठीक है, और जन्म दर जो होता है डिस्टेंस, वो जन्म लेने वाले बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। जन्म दर में किसको शामिल किया जाता है, जन्म लेने वाले बच्चों को। जबकि देखिए यहाँ पर जो मृत्यु दर होता है उसमें सभी आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है डिस्टेंस, तो ये सेशन भी रहेगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसे आप लोग अपने क्लासमेट पर शेयर नहीं करते डिस्टेंस, ये बहुत गलत बात है। इतना ज़बरदस्त तरीके से परिश्रम श्रम हो रहा है यदि डीजे सर चैनल पर, तो उसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप यूपी बोर्ड भूगोल की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को इस चैनल से लाभान्वित करेंगे। तो लाभान्वित कैसे करेंगे डिस्टेंस, आप लोग इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करके, और डीजे सर चैनल की जो सदस्य संख्या है उस सदस्य संख्या को एक नई पहचान देकर और एक ब्रांडेड वैल्यूएबल चैनल का पहचान दिलाने में आप लोग अपनी योगदान दे सकते हैं। ठीक है डिस्टेंस, आपको करना कुछ नहीं है, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप हम लोग जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द पॉपुलेशन कंपोजिशन। देखिए पॉपुलेशन कंपोजिशन का क्या अर्थ होता है, ठीक है ना। देखिए बात हो रहा है यहाँ पर पॉपुलेशन कंपोजिशन, जिसे हम लोग हिंदी में जनसंख्या संगठन कहते हैं या फिर जननांकी संरचना कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या की उन विशेषताओं को कहा जाता है जिनकी माप की जा सके तथा जिनकी मदद से दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूह में अंतर स्पष्ट किया जा सके। ठीक है, उसे हम लोग जनसंख्या संगठन कहते हैं। यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन कंपोजिट कर सकते हैं दोनों को ना। कंपोजिशन मतलब क्या हो गया, उनका हम लोग तुलनात्मक अध्ययन लेकर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया जनसंख्या की उन विशेषताओं को कहा जाता है जिनकी माप की जा सके तथा जिनकी मदद से दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों समूहों में अंतर स्पष्ट किया जा सके। देखिए आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, साक्षरता के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, जीवन प्रत्याशा के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, ग्रामीण है कि नगरीय हैं और इत्यादि तमाम ऐसी चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं हैं, ऐसे महत्वपूर्ण घटक मिलेंगे जो जनसंख्या के संगठन को प्रदर्शित करते हैं। या इन विशेषताओं के बेस पर जो है हम लोग जनसंख्या घनत्व को जो है परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या संगठन अगर पूछे तब यही लिखना है, जननांकी संरचना पूछे तब भी यही कहना है। ठीक है, तो जनसंख्या की उन विशेषताओं कहा जाता है जिनकी माप की जा सके तथा जिनकी मदद से दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूहों में अंतर स्पष्ट किया जा सके। ठीक है, और इसके घटक कई प्रकार के मिलेंगे आपको, आयु के बेस पर, लिंग के बेस पर, साक्षरता के बेस पर, शिक्षा के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, जीवन प्रत्याशा के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर कि ग्रामीण है वो कि नगरीय है वो। ठीक है, ऐसे महत्वपूर्ण घटक मिलेंगे जो जनसंख्या के संगठन को प्रदर्शित करते हैं। ये प्रश्न भी जो है डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे डिस्टेंस नेक्स्ट अपने सेशन में, तब देख लीजिए यहाँ से प्रश्नों की श्रृंखला हो गई। अभी देखिए बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला मेरे पास उपलब्ध है डिस्टेंस, बहुत ही परिश्रम से ये सब तैयार हुआ है। तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप इसे ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर करेंगे। और डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। तो जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। रात्रि के 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं आप सभी लोगों के कंटेंट बनाने में। तो एक काम इस चैनल के सपोर्ट के रूप में ज़रूर कीजिए, इस चैनल को एक उचित पहचान दिलाने में अपना एक छोटा सा योगदान आप दे सकते हैं इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करके। ठीक है डिस्टेंस, उससे किसी बच्चे का भला भी हो सकता है और डीजे सर चैनल की जो सदस्य संख्या है वो ज़बरदस्त अपने एक मुकाम पर पहुँचेगी और यूपी बोर्ड की ऐसी ऐसी व्यवस्थाएँ आप लोग को उपलब्ध कराएगी कि ज़बरदस्त आप लोग अपने जो मंजिल को प्राप्त करना चाहेंगे वो और भी आपके लिए आसान हो जाएगा।